आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। भारत में नियोजन के उद्देश्य एवं उसकी संरचना को स्पष्ट करें। आर्थिक नियोजन विकास का एक यंत्र है जो 1951 में शुरू हुआ। यह विशिष्ट कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नियोजन कमीशन ने तैयार किया। इस कमीशन के रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य को संस्थान आधार के विकास तथा सामाजिक ऊपरी पूंजी के निवेश में योगदान करना चाहिए। 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के पश्चात आर्थिक नियोजन को अपनाने का रास्ता अपनाया गया। इस नियोजन को अपनाने से न केवल राष्ट्रीय आय बढ़ी बल्कि विकास में भी वृद्धि हुई तथा आय की असमानता में कमी आई एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। देश में अधिकतर लोगों अकाल से पीड़ित थे, अतः मुद्रास्फीति की अवस्था में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। इसका अर्थ है आर्थिक नियोजन के उद्देश्य में कमी हो रही है, इसलिए इसके उद्देश्य तथा ढांचे में परिवर्तन को आकलित करने की आवश्यकता है। नियोजन के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। नियोजन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। आर्थिक वृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ। भारत में आर्थिक नियोजन में हमेशा सरकार ने आर्थिक वृद्धि को अहम स्थान दिया, क्योंकि वृद्धि से किसी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक है। आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य से पहली पंचवर्षीय योजना में 3.6%, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 4.5%, तीसरी पंचवर्षीय योजना में 5.6% प्रति वर्ष की वृद्धि राष्ट्रीय आय में हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना में वृद्धि स्थिरता के साथ ये उद्देश्य रखा गया कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में 5.7% वृद्धि का उद्देश्य रखा गया। साथ ही आत्मनिर्भरता तथा गरीबी हटाना उद्देश्य रखा गया। किंतु पांचवी पंचवर्षीय योजना में जितनी वृद्धि का उद्देश्य रखा गया उससे कम यानी कि 5.6% वृद्धि के स्थान पर 3.3% प्रति वर्ष की ही वृद्धि हुई। इससे भारत की जीडीपी में 5.2% तक कमी आई। दूसरा नियोजन उद्देश्य है आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस। पहली दो पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। पहली बार तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया तथा चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में भी इसे महत्व दिया गया। इस योजना में विदेशी निर्भरता में भी कमी लाई गई। आधारभूत उद्योग जैसे लोहा व इस्पात उद्योग, मशीन यंत्र आदि के उद्योग स्थापित करने से निर्भरता कम हुई है। यद्यपि पूर्ण से हम आत्मनिर्भरता का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए हैं। तीसरा है पूर्ण रोजगार फुल एम्प्लॉयमेंट। अल्प विकसित देशों में रोजगार के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस संदर्भ में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य हमेशा पूर्ण रोजगार रहा, यद्यपि यह इतनी प्राथमिकता प्राप्त नहीं कर पाया जितनी इसे देनी चाहिए थी। अशोक रुद्रा के अनुसार सही रूप से पूर्ण रोजगार अथवा रोजगार नीति नहीं बन पाई। पिछले कुछ दशकों से भारतीय नियोजक निवेश टारगेट के साथ सीधा जोड़ रहे हैं। उनका मानना है कि निवेश बढ़ने से व्यापार अपने आप बढ़ेगा, लेकिन यदि आंकड़े देखें तो रोजगार में उस स्तर से वृद्धि नहीं हो पाई। छठी पंचवर्षीय योजना में 12 मिलियन बेरोजगार थे तथा 1993 से 1994 में 2.02% बेरोजगार तथा 8.43% अर्ध बेरोजगार थे। प्रोफेसर अरुण घोष ने कहा है, बेरोजगारी की समस्या को टैकल करने के लिए 3% प्रति वर्ष प्रभावी रोजगार में वृद्धि होनी चाहिए।
पॉइंट 4 है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय में आय की असमानता और गरीबी में कमी करनी चाहिए। पॉइंट क है गरीबी में कमी, रिडक्शन इन पॉवर्टी। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू का तर्क था केवल आय तथा धन के दोबारा वितरण से असमानता की समस्या खत्म नहीं हो सकती। आय की असमानता आधुनिक आर्थिक वृद्धि है, आमतौर पर औद्योगिकरण से पनपती है। औद्योगिकरण की प्रारंभिक अवस्था में आय लोगों की कम तथा कुछ संख्या में लोगों की आय अधिक होती है। पॉइंट ख है गरीबी हटाना, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। छठी पंचवर्षीय योजना में पहली बार महसूस किया गया कि अर्थव्यवस्था में गरीबी के घटक काफ़ी मौजूद हैं। 1977 टू 1978 में गरीबी से नीचे रहने वालों की संख्या 43.8% थी तथा जो घटकर 1947 टू 1948 में 29.9% रह गई। सरकार ने इसे खत्म करने के लिए कार्यक्रम भी लागू किए, जैसे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम 1980 में शुरू किया गया। पॉइंट ग है आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। अर्थव्यवस्था में विज्ञान व तकनीक का महत्वपूर्ण स्थान है। विकसित तथा आत्म तकनीक के प्रयोग से उत्पादन में वृद्धि होती है। पहली बार छठी पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण पर जोर दिया। तकनीक से संस्थागत तथा ढांचात्मक परिवर्तन संभव है, जो अर्थव्यवस्था का ढांचा बदलने में सहायक है। अब हम इन योजनाओं की स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे। योजनाओं की संरचना, द स्ट्रेटेजी ऑफ प्लान्स। अल्प विकसित देशों में हमेशा आर्थिक वृद्धि पर अधिक ध्यान दिया जाता है। नियोजन की संरचना इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करती है, जो निम्न प्रकार है। पॉइंट 1 है भविष्य में आर्थिक वृद्धि के लिए एक अच्छे आधार का विकास, डेवलपमेंट अ साउंड बेस फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। आज़ादी के पश्चात अर्थव्यवस्था ने एकदम से दीर्घकाल की वृद्धि की प्रक्रिया की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने सारी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। आज़ादी के बाद देश के बंटवारे ने एक नई समस्या जोड़ दी। ऐसे हालत में देश के पास कोई हल नहीं था, बल्कि अपने सारे प्रयत्न इन समस्याओं को दूर करने में लगा दिया। इसलिए योजनाओं के प्रारंभ ने भविष्य के लिए नए आयाम रख दिए। पहली पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता तथा संस्थान में विकास पर जोर दिया। योजना में औद्योगिकरण के कार्यक्रम शुरू हुए। पॉइंट 2 है औद्योगिकरण को उच्च प्राथमिकता, अ हायर प्रायोरिटी टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरी पंचवर्षीय योजना में दीर्घकालीन विकास महालोनोबिस के विचारों पर आधारित है। इस सिद्धांत में औद्योगिकरण को उच्च प्राथमिकता दी गई। उनका मानना था कि औद्योगिकरण के बिना कृषि विकास संभव नहीं। भूमि के ऊपर जनसंख्या का दबाव अधिक है। जब तक औद्योगिकरण नहीं होगा तब तक कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त श्रम औद्योगिकरण क्षेत्र में हस्तांतरित नहीं हो सकते। निर्मित उद्योगों में श्रम की उत्पादकता ज़्यादा है, इसलिए उनके उच्च पैमाने के विकास के लिए राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि होनी चाहिए। इसलिए यह संबंध बताते हैं कि एक पिछड़ी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में कृषि भी पिछड़ी रहती है। यातायात का विकास, संचार व्यवस्था और विद्युत भी उद्योग वृद्धि पर निर्भर करते हैं। पॉइंट 3 है पूंजीगत उद्योगों के विकास के लिए दबाव, एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। प्लान डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में पूंजीगत वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती है। उपभोक्ता वस्तुओं, उद्योगों और कृषि को बाजार की ताकतों पर छोड़ दिया जाता है। हालांकि यह संरचना सही नहीं है, इससे वस्तुओं की मात्रा में कमी उत्पन्न होती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में
खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसके बाद नियोजकों ने फिर अपनी प्राथमिकता में कृषि को रखा। लेकिन यदि उपभोक्ता वस्तुओं के बजाय निर्मित उद्योगों को प्राथमिकता दे तो इससे खाद्यान्नों की कमी, आवश्यक वस्तुओं की कमी की समस्या उत्पन्न होती है। उपभोक्ता वस्तुओं को प्राथमिकता देकर इस कमी को पूरा किया जा सकता है। निष्कर्ष है, सबसे पहले जब यह संरचना प्रयोग की गई उस समय मशीन निर्मित उद्योग नहीं थे। उसी समय सरकार ने इन उद्योगों के विकास के लिए फैसला किया कि कोई भी उपलब्ध अतिरिक्त निवेश उद्देश्य से लगाया जाएगा, क्योंकि यदि ये देश पूंजीगत उद्योगों को विकसित नहीं कर पाते हैं तो इन्हें आयात करना पड़ेगा।